हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारी सेकंड क्लास है केमिस्ट्री की। तो कल तो फर्स्ट डे था आपका स्कूल का। तो फर्स्ट क्लास हमने कल कर ली थी 1 जुलाई को। आज है 2 जुलाई। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। लास्ट क्लास में कहाँ पे छोड़ा था? आपको 7 क्वेश्चंस दिए थे, है ना। आपको 7 क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए होमवर्क, जो आपके 9 10 के जो कॉन्सेप्ट हैं वो उससे बेस्ड थे। बट इनको करने से पहले एक बार पहले ना रिवीजन हल्का सा कर लेते हैं कि हमने किया क्या था, देख लेते हैं। रिवीजन में नहीं बोलूँगा, हल्का सा देख लेते हैं कि हमने किया क्या। तो ये हम कर रहे थे यूनिट 1। यूनिट 1 में हमारा जो चैप्टर था वो था, उसका नेम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसमें हमने जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है इन द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री उसके बारे में हम सीख रहे हैं। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सीख रहे हैं। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव भी था, है ना। अब आ जाते हैं जस्ट फॉर इन्फो वाला जो पार्ट था, जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें कुछ रिएक्शंस बताई हुई हैं जो डेली लाइफ में हम देखते हैं। तो ये जो डेली लाइफ की रिएक्शन जो है ये आपने 9 10 में पढ़ी। जैसे कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क था, फॉर्मेशन ऑफ विनेगर था, किससे? शुगर केन से। एप्पल से भी बनता है। और क्या था? मोस्ट फेमस एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि भैया साइंस को जो है वो 3 डिसिप्लिन्स में, 3 नहीं 3 से ज़्यादा डिसिप्लिन्स में ब्रेक किया हुआ है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी एक्सेट्रा। तो भाई हम तो अपने यूट्यूब चैनल से केमिस्ट्री और फिजिक्स पे फोकस कर रहे हैं। बायो पे हमारा ध्यान है नहीं, ना जियोलॉजी वगैरह। अब हमने ये चीज़ समझी थी कि भाई केमिस्ट्री है क्या, और जो हमने ये देखा था कि केमिस्ट्री है क्या। तो पहले वाले पॉइंट से हमें ये तो पता चल गया था कि भाई ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है। ब्रांच ऑफ साइंस है तो इससे पढ़ाई की चीज़ होती है। तो उसी से हमने उठा लिया था द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द, और जो रेड लाइन से अंडरलाइंड है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। हमें जब याद करना है तो इसी पे फोकस करना है। क्या बोला मैंने? प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है भाई, ये वाला पार्ट भी हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात की थी कि डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। अब इसमें यहाँ पे हमारे फिलोसोफर स्टोन और एलिक्सर ऑफ लाइफ ने कैसे करके मोटिवेट किया लोग और वो केमिस्ट्री में आगे बढ़े, उसके बारे में बात की। फिलोसोफर स्टोन क्या था? फिलोसोफर स्टोन को पारस पत्थर भी कहते हैं। और ये क्या करता है कि सारे के सारे बेस मेटल्स जो होते हैं, बेस मतलब इन एक्सपेंसिव, चीप जो मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, लेड एक्सेट्रा, इनको गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है। और एलिक्सर ऑफ लाइफ क्या करता है? ये इमॉर्टैलिटी ग्रांट करता है। आप मरोगे नहीं, अमर हो। तो फिलोसोफर स्टोन का हमने एग्जांपल उठाया था भाई, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन को इसने मोटिवेट किया था, जो मूवी बनी है। और जो एलिक्सर ऑफ लाइफ है उसके लिए हमने कहा था द ममी, टूम ऑफ द ड्रैगन एम्परर, जिसमें जेटली था। फिर हम आगे आ जाते हैं। अब क्या हुआ, हमने ना जो अभी अभी की जो मॉडर्न केमिस्ट्री है वो तो अब बनी है, मतलब कुछ साल पहले। बट जो ह्यूमंस थे वो कॉन्टीन्यूसली वर्क कर रहे थे काफ़ी टाइम से इस फील्ड में। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन फील्ड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग नाम दे दिया। जैसे एक को नाम दे दिया एल्केमी, एक को नाम दे दिया हाइड्रोकेमिस्ट्री,
और ये कब इस्तेमाल की जा रही थी? 1300 टू 1600 सी। भाई माइंड में क्वेश्चन आएगा, एल्केमी क्या होती है, हाइड्रो केमिस्ट्री क्या होती है, सीई क्या है, कॉमन एरा कहते हैं, कॉमन या करंट एरा, सी, और बी सी, बिफोर द कॉमन और करंट एरा। ये तो ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब एल्केमी क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। एल्केमी इज एन ओल्ड स्टडी ऑफ चेंजिंग बेसिक सब्सटेंसेस सच एस मेटल्स टू अदर सब्सटेंसेस। तो कुछ कुछ फिलोसफर स्टोन से जोड़ लो। फिलोसफर स्टोन में गोल्ड में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, बेसिक सब्सटेंसेस को किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो आ गया एल्केमी। और एनिमे की भी बात की थी, इसमें एनिमे सीरीज से बेस्ड है, फुल मेटल ऑल्केमिस्ट। हाइड्रोकेमिस्ट्री के बारे में हमने एक इंटरेस्टिंग बात पढ़ी थी। हाइड्रोकेमिस्ट्री जो है वो प्री डिसेसर है जो अभी की जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसकी। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी भी है कि हाइड्रोकेमिस्ट्री इज एन आर्काइक प्री साइंटिफिक स्कूल ऑफ थॉट दैट वाज रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न केमिस्ट्री एंड मेडिसिन। मॉडर्न केमिस्ट्री एंड मेडिसिन जो था उसने हाइड्रोकेमिस्ट्री को रिप्लेस कर दिया। ठीक है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि भाई एशियन इंडिया में केमिस्ट्री को क्या कहते थे। एशियन इंडिया में केमिस्ट्री को कई नामों से जानते थे, जैसे रसायन शास्त्र, रस तंत्र, रस क्रिया, रस विद्या। ठीक है। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड थी, नॉलेज इंक्लूड थी, मेटलर्जी, मेटल से जुड़ी हुई, मेडिसिन, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, देख लो भाई कॉस्मेटिक्स पुराने टाइम में भी थे, ग्लास, डाइस, एक्सेट्रा। ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी क्योंकि कहीं से घूमते फिरते आ गया था, एनसीईआरटी के बुक में जिप्सम सीमेंट की बात कर दी उन्होंने। अब जिप्सम सीमेंट की बात कर दी तो हमने सोचा रिकॉल कर लेते कि जिप्सम सीमेंट में क्या क्या होता है। जिप्सम सीमेंट में होता है लाइम, सैंड एंड ट्रेसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब लाइम सैंड एंड ट्रेसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बोल दिया तो हमने सोचा चलो यार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, भी कैल्शियम कार्बोनेट का है CaCO3। अब लाइम बोला, लाइम का एक और नाम है क्विक लाइम, है ना, लाइम का एक और नाम है क्विक लाइम, तो उसका फॉर्मूला भी याद कर लिया CaO। उसके अलावा लाइम वाटर की बात आ गई, है ना, लाइम वाटर हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल्ड ट्वाइस। ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने चार 4 पॉइंट्स लिखे थे और 4 पॉइंट्स पे बेस हमने 7 क्वेश्चंस बनाए थे। 4 पॉइंट्स पे बेस हमने 7 क्वेश्चंस बनाए थे, जो होमवर्क दिया था। वो 4 पॉइंट्स क्या थे? 4 पॉइंट्स से सुश्रुतु संहिता जो है वो एक्सप्लेन करती है इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कलाइज। ठीक है, तो उससे हमने क्वेश्चन बना दिया व्हाट इज एन एल्कलाई। चरक संहिता mentions ancient Indians who knew how to prepare sulfuric acid, nitric acid, and oxides of copper, tin, zinc, the sulfates of copper, zinc, and iron, and the carbonates of lead and iron। अब होता क्या है कि जब इतना कुछ लिख दिया होता है ना, हम ठीक है ठीक है रीड कर करके आगे बढ़ जाते हैं, बट भैया ये साइंस है। अरे जो वर्ड लिखा है उसका मीनिंग तो है, बट मीनिंग है लेकिन आपको पता है या नहीं, आप रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। इससे हमने बाकी के क्वेश्चन बना दिए थे। कौन कौन से? व्हाट आर द फॉर्मूलास ऑफ सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड, व्हाट आर द सिंबल्स फॉर कॉपर, टिन, जिंक, आयरन एंड लेड। भाई सिंबल्स तो पीछा नहीं छोड़ेंगे। राइट फॉर्मूलास एंड नेम्स ऑफ कॉपर, टिन एंड जिंक की जो ऑक्साइड्स हैं उनका। राइट फार्मूला एंड नेम्स ऑफ सल्फेट्स ऑफ कॉपर, जिंक एंड आयरन। राइट फार्मूलास एंड नेम्स ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ लेड एंड आयरन। राइट फार्मूला फॉर पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये हमने 7 क्वेश्चन इनसे क्रिएट किए थे। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और ट्राई करेंगे कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो आज ओवर हो ही जाए। ठीक है। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ डेट आज की। आज की डेट है हमारी 02/07/24। ठीक है, ये आज की हमारी डेट हो गई। अब देखते हैं आज कितना हो पाता है। तो भैया स्टार्ट करते हैं कि भैया एल्कलाई होता क्या है।
एल्कलाई कोई भी केमिकल है जिसको आप वाटर में डिसॉल्व कर सकते हो, एसिड्स के संग कंबाइन कर सकते हो ताकि सॉल्ट बने, है ना। एंड मेक एसिड्स लेस एसिडिक। जब एसिड्स को लेस एसिडिक कह रहे हैं तो एक ना जरा रिलेट करो, एल्कलाई एसिड की बात हो रही है, एक बेस भी होता है, तो एसिड और बेस कंबाइन करके, एसिड में अगर मैं बेस डालूंगा तो वो लेस एसिडिक हो जाएगा, है ना। अब एल्कलाइज के बारे में उन्होंने बोला है कि एल्कलाइज हैव अ बिटर टेस्ट एंड टर्न सर्टन डाइस ब्लू। तो अगर लिटमस टेस्ट क्लास 10th में किया है तो कुछ कुछ याद आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं किया भैया 11th में करोगे तुम फिर से, थोड़े हायर लेवल का होगा बट करोगे तो हो गया। तो इसी से एक चीज़ एक और रिकॉल कर लेते हैं कि भाई एसिड जो होता है उसका टेस्ट क्या होता है, सोर, खट्टा। एसिड का जो टेस्ट होता है, मैंने टेस्ट नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड कोई टेस्ट नहीं करता है, बट जो नींबू का रस होता है, नींबू पानी पिया होगा, खट्टा होता है, नींबू एसिड है, नींबू का जो रस होता है उसमें एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, तो एक बार जरा ना इसका आंसर लिख लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आपको याद आ जाए और आपके नोट्स भी बन जाए। डायरेक्टली कोई नहीं पूछेगा, बट धीरे धीरे करके ना चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, 10 से काफ़ी लेवल हाई होती जाएंगी, और अगर आपको बेसिक नॉलेज या पीछे की नॉलेज नहीं पता होगी, आप रिकॉल नहीं कर पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं एक बार इसको लिख देता हूँ। एल्कलाई इज अ केमिकल that can dissolve in water, combine with acids to form salts and make acids less acidic. Alkalis have a bitter taste and turn certain dyes blue. For example दे रहे हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस अभी रिवाइज किया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर लाइम वाटर, NH3 एक्वस। फर्स्ट चैप्टर याद करो क्लास 10th का कि एक्वस क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेट्रा बहुत है ऐसे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? व्हाट आर द फॉर्मूलाज फॉर सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड? बहुत से लोगों को याद होगा, कुछ को याद नहीं होगा, तो याद कर लेते हैं अभी, है ना। जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका होता है H2SO4, जो नाइट्रिक एसिड है उसका होता है HNO3, और एक जो इसमें नहीं मेंशन्ड है उसकी बात कर लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो होता है HCl। तो एक बार इसका आंसर लिख लेते हैं। द फॉर्मूलाज फॉर सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर H2SO4 and HNO3।
3 सारे लेटर्स कैपिटल में, HSO सब कैपिटल में। रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट आर द सिंबल्स फॉर कॉपर टिन जिंक आयरन एंड लेड। अभी तो बहुत कम सिंबल्स तुमने देखे हैं भाई, क्लास 10th में। अभी तो देखना, जब पीरियोडिक टेबल आएगी ना, उसको याद करना ही बहुत मुश्किल होता है। याद किया गया उसके साथ उसके नंबर्स वगैरह भी होते हैं कुछ, वो भी याद करने पड़ते हैं। चलो आंसर 3 देख लेते हैं। पहले मैं एलिमेंट की लिस्ट बना लेता हूँ कि क्या क्या एलिमेंट दिए हैं, है ना। एलिमेंट क्या क्या है मेरे पे। एक तो है कॉपर, एक है टिन, एक है जिंक, एक है आयरन, एक है लेड। तो ये मेरे को 5 एलिमेंट दिया और मेरे को इनके सिंबल लिखना है। तो मैं यहाँ पे सिंबल लिख लेता हूँ। तो ये हो गया कॉपर का, ये हो गया टिन का, तो इसमें ये हो गया जिंक का, ये हो गया आयरन का, ये हो गया लेड का। अब इसमें ना एक चीज़ नोटिस करने की ये बात है, देखो कि जो भी एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल में 2 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, और उनमें फर्स्ट तो कैपिटल है बट सेकंड वाला स्मॉल है, यानी लोअर केस है। जैसे कॉपर में ये कॉपर है, कॉपर का सिंबल ये रहा CU, तो C कैपिटल है, U स्मॉल है। SN में S कैपिटल है, N स्मॉल है। जिंक में Z कैपिटल है, N स्मॉल है। ऐसे ही Fe भी चल रहा है और ऐसे आपका लेड भी चल रहा है। ठीक है, तो इसको याद करना है। अब ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं, है ना। ऑक्साइड्स की बात क्यों कर लेते हैं, क्योंकि भाई अगर नोटिस करो, फोर्थ क्वेश्चन था राइट फार्मूलाज एंड नेम्स, राइट फार्मूलाज एंड नेम्स एंड ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर टिन एंड जिंक। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं एक बार। तो भाई जो पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर की, कॉपर के ऑक्साइड्स की पहले बात कर लेते हैं। जो कॉपर के ऑक्साइड्स होते हैं वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो कॉपर के ऑक्साइड हैं, कॉपर ऑक्साइड एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। वो 2 फॉर्म्स कौन सी हैं, एक तो है CuO, इसको नाम दिया कॉपर 2 ऑक्साइड, या फिर अगर प्रॉपर नेम देना है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये सेकंड वाला है फिर Cu2O, तो ये हो गया कॉपर 1 ऑक्साइड, और इसको नाम दिया इन्होंने क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो कॉपर 2 और कॉपर 1 ऑक्साइड है, ये आपको जो क्लास 10 है उसके चैप्टर 1 में भी दिख जाएगा। बात कर लेते हैं ऑक्साइड्स ऑफ टिन की। इसकी ऑक्साइड्स ऑफ टिन, टिन का सिंबल याद करो, SN था टिन का सिंबल। तो उसके जो फॉर्मूले अभी हम लिखेंगे टिन ऑक्साइड के, तो उसमें SN यूज़ होगा। टिन ऑक्साइड एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, ये भी 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं।
ये ये टू फॉर्म या वन फॉर्म या टू से ज़्यादा फॉर्म का चक्कर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जो कॉपर है या टिन है, इसकी जो वैलेंसी है वो एक नहीं है। अगेन वैलेंसी वर्ड यूज़ कर लिया अब। यहाँ पे तो एक्सटेंड करके एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आगे आएगा तो वहाँ बताएंगे कि वैलेंसी का चक्कर क्या है। तो टिन ऑक्साइड जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एक तो है SnO, एस कैपिटल एन स्मॉल ओ कैपिटल, ऑक्सीजन का है। इसको बोल दिया टिन मोनोऑक्साइड। अब मोनोऑक्साइड वर्ड याद आ रहा है, जरा कार्बन मोनोऑक्साइड याद करो, वो कैसा होता है? CO, मोनो ऑक्साइड, ऑक्सीजन का एक सिंगल जो है वो एटम उसके संग जुड़ा हुआ है। इसको नाम दिया इन्होंने टिन टू ऑक्साइड, और इसको एक और नाम दिया, क्या दिया? स्टेनस ऑक्साइड। ठीक है। अब नेक्स्ट आया SnO2। SnO2 को नाम दिया इन्होंने टिन डाइऑक्साइड, और इसको एक और नाम दिया इन्होंने टिन फोर ऑक्साइड। ये जो 2 4 लिखा आ रहा है ये है वैलेंसी में बेस्ड, और इसका वैसे नाम दिया स्टैनिक ऑक्साइड। ठीक है। तो ये हो गए टिन के ऑक्साइड। कॉपर के दो ऑक्साइड्स हैं, टिन के दो ऑक्साइड हैं, बट जो जिंक है उसका एक ही ऑक्साइड है, क्योंकि उसकी वैलेंसी दो अलग अलग नहीं है, बस सिंगल वैलेंसी है उसकी जो भी है। तो मैंने लिख दिया ऑक्साइड्स ऑफ जिंक। जिंक को मैंने लिखा, जिंक के ऑक्साइड को ZnO, और इसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। ठीक है। इसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। तो ये हमने ऑक्साइड्स देख ली, किसके? कॉपर के, टिन के और जिंक के, और उनको किस नेम से बुलाते हैं। अब जरा एक चीज़ पे आ जाते हैं। किस पे? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही है। क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने इसको बोल दिया AI, एडिशनल इन्फो। एडिशनल इन्फो क्या है कि O2 माइनस जो है वो है ऑक्सीजन आयन। ठीक है, ये ऑक्सीजन आयन है। तो हम ये भी कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से दैट द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 2। ठीक है। अब एक होमवर्क मिल रहा है आपको। ठीक है। होमवर्क इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम सारे टॉपिक 9th के 10th के जो रिलेटेड है केमिस्ट्री के, हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते, फिर हम मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उससे भटक जाएंगे। तो आपको क्या करना है? आपको पता लगा के मेरे को बताना है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कॉपर, टिन एंड जिंक। आपको ये पता लगा के बताना है, और ये आपको आई थिंक क्लास 9th में मिल जाएगा। ये टॉपिक ऑफ क्लास 9th है। ठीक है, आपको ये वहाँ मिल जाना चाहिए। और फिर अब जब एक बार आप होमवर्क कर लोगे, ठीक है, जब आप एक बार होमवर्क कर लोगे, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, राइट फॉर्मूलाज एंड नेम ऑफ सल्फेट्स ऑफ कॉपर जिंक एंड आयरन, उसी के आसपास आपको ये भी मिल जाएगा।
राइट फॉर्मूलाज एंड नेम्स ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ लेड एंड आयरन। अब इसको छोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे आपको मिलेगी ना वैलेंसी, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है आज की, इसको ढूंढो, तो उसी के आसपास आपको सल्फेट आयन, कार्बोनेट्स आयन भी देखने को मिलेंगे। और उससे फिर कॉपर जिंक एंड आयरन की अगर आपको वैलेंसी पता है, सल्फेट की पता है, कार्बोनेट की पता है, तो आप बाकी जो काम है वो आराम से कर सकते हो। तो इसलिए इसको आपका, इस क्वेश्चन को होमवर्क में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका होमवर्क, होमवर्क और क्या है, एक तो ये है, एक तो ये है, दूसरा है डू क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 गिवन इन द प्रीवियस क्लास। पहले की क्लास में जो आपको दिए थे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, वो करना है। ठीक है। तो 6 क्वेश्चन तक सॉर्टेड है। 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है हमारा? 7 क्वेश्चन है हमारा, राइट फार्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला लिखना है। तो ज़रा देख लेते हैं आंसर। 7, पोटेशियम का सिंबल याद करो, के, नाइट्रेट NO3, है ना, जो नाइट्रेट का आयन आयन होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट, इसको सॉल्ट पीटर भी कहते हैं, है ना। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इससे रिलेटेड, जो आपकी हेल्प करेगी। ठीक है। तो एडिशनल इन्फो क्या है हमारे पास? जो एडिशनल इन्फो है वो हमारे पास ये है कि जो पोटेशियम नाइट्रेट है, इसको फर्टिलाइज़र की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र। इसको फर्टिलाइज़र की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वो सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं। एज इट कंटेन्स ऑल द nutrients needed for the plants to grow। और इसको गन पाउडर में भी यूज़ किया जाता है इन एक्सप्लोजिव सच एज बॉम्ब्स, ग्रेनेड्स एक्सेट्रा। इट इज़ used as gunpowder in explosives such as bombs, grenades एक्सेट्रा। देख रहे हो? ये केमिकल है जिसने इंडिया की हिस्ट्री ही बदल दी थी, आप कह सकते हैं उनमें से एक हो सकता है। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया पे कब्जा इसलिए कर पाए क्योंकि उनके पास गन्स थी, अच्छी खासी गन्स थी।
एमिनेशन की अच्छी खासी सप्लाई थी। एडिशनल इन्फो में एक तो ये इन्फो थी, और एक और इन्फो ये पोटेशियम नाइट्रेट से रिलेटेड है कि जो नाइट्रेट आयन होता है ना, मैं नाइट्रेट आयन की बात कर रहा था, वो दिखता कैसा है, NO3- की फॉर्म में दिखता है, और इसकी वैलेंसी है इसकी 1, जो चार्ज होता है, जो चार्ज है ये जो ऊपर -1, तो वही उसकी वैलेंसी होती है। तो ये तो हमारे भाई 7 क्वेश्चंस जो थे होमवर्क में, उनमें से 5 तो हमने कर लिए, 2 आपको दे दिए कि सोचना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस तो करना ही है हमने। तो अब जरा इंडिया के कंट्रीब्यूशन में वापस आ जाते हैं, है ना। इंडिया के कंट्रीब्यूशन में वापस आ जाते हैं कि और किसने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया। मैंने पहले बता दिया, मैं सारा कुछ कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा है, और ऐसे जो क्वेश्चन है बहुत रेयरली आते हैं। तो जो थोड़ा बहुत जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने उठा दिया, बाकी आप रीड ज़रूर करना जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है इन द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री अपने आप। अब ये ना एक चीज़ है कि कई बार क्या होता है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कुछ और होता है, और विद इन अ कंट्री एक्सेप्टेड कुछ और होता है। तो ये वाला पॉइंट ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल कैसे है कि NCERT में लिखा है आचार्य कंदा, जो कि बॉर्न हुए थे 600 बिफोर द कॉमन एरा, जिनको कश्यप नाम से भी जाना जाता था, ओरिजिनली नोन बाय द नेम कश्यप, was the first proponent of the atomic थ्योरी। हाँ, वर्ड पे फोकस करना, कौन से वर्ड पे फोकस करना, प्रोपोनेंट। ठीक है। अब उन्होंने बोला क्या, अब उन्होंने बोला क्या भाई, उससे भी ध्यान दे देते हैं। उन्होंने ये बोला कि भाई जो जो सबसे जो स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल है, उसको उन्होंने नेम दे दिया परमाणु, जो कि कंपेरेबल टू एटम्स। और ये थ्योरी में चल रहा है सब कुछ, प्रैक्टिकल्स नहीं है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। तो ही फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ वेरी स्मॉल indivisible, very small indivisible particles, which he named परमाणु। उसने परमाणु नाम दिया उन्हें, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कंपेरेबल टू एटम्स, एटम से कंपेरेबल है। ठीक है। और क्या बोला इन्होंने, और इन्होंने बोला जो ये इनकी एटॉमिक थ्योरी चल रही है आचार्य कंद की, जिनको कश्यप नाम से भी जाना जाता है, अकॉर्डिंग टू आचार्य कंदा के अकॉर्डिंग, जो
सब जो सब्सटेंसेस हैं, और जब काफ़ी सारे स्मॉलर यूनिट्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं एटम्स, तो वो एग्रीगेटेड फॉर्म है उसका, कि वो जो इकट्ठा हुआ जो मास है। और उसके बारे में उन्होंने ये बोला कि भाई ये इटर्नल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल है ये भी बता दिया, उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ये भी बता दिया। और एक वर्ड है सुप्रा सेंसिबल, एक वर्ड है सुप्रा सेंसिबल, कि जिनको आप सेंसेस से परसेप्ट नहीं कर सकते। एंड इन मोशन इन ओरिजिनल स्टेट, वो हमेशा मोशन में रहते हैं। तो इसको जरा वर्डिंग्स में लिख दे। ऑल substances are aggregated form of smaller units called atoms, जिनको इन्होंने बोला परमाणु, which are eternal, indestructible, spherical भी हैं, सुप्रा सेंसिबल हैं, जो भी बात की सुप्रा सेंसिबल, जिसको आप सेंसेस से परसेप्ट नहीं कर सकते। एंड इन मोशन इन ओरिजिनल स्टेट। सुप्रा सेंसिबल का मीनिंग लिख देता हूँ मैं। नॉट परसेप्टिबल बाय सेंसेस, जिनको आप सेंसेस से परसेप्ट नहीं कर सकते। अब मैंने एक चीज़ बोला था कि भाई थोड़ा ना वैसा हो गया कंट्रोवर्शियल टाइप, कि भाई बोला गया कि आचार्य कंद जो थे फर्स्ट प्रोपोनेंट थे एटॉमिक थ्योरी के, बट जो फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी है वो बोल दिया जॉन डाल्टन को। जॉन डाल्टन इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो आपको करना है क्या अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरी या फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी, देखो भैया सबसे पहले तो ऑप्शन चेक कर लेना। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जॉन डाल्टन लिखा है, चुपचाप उस पर टिक कर दो। और अगर आचार्य कंदा या कश्यप लिखा है और जॉन डाल्टन लिखा है तो यहाँ हो गई। थोड़ा ध्यान से, अगर फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी पूछा है तो जॉन डाल्टन लिख दो, फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरी बोला है तो आचार्य कंदा पे टिक कर दो। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है वो है कि चरक संहिता इज द ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक इन इंडिया। जो चरक संहिता है वो ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक इन इंडिया है। इट डिस्क्राइब्स द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। भाई कोई अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करता है ना, तो उसका जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, तो उसमें ये क्वेश्चन कईयों में आ रखा है कि भाई काफ़ी सारे जो एपिक्स हैं वो लिख दिए और पूछा भाई इनमें से कौन सा आयुर्वेद से रिलेटेड है।
तो चरक संहिता है। ठीक है। अब दो ना क्वेश्चन, मैंने क्या बोला कि दो क्वेश्चन है, उसके बाद ये हमारा रिटर्न पार्ट तो हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आए, जो दो मैं अभी लिखने वाला हूँ। बुक पे आते हैं। बुक पे आ गया हूँ, पेज नंबर 3 है। पेज नंबर 3 में नोटिस करो कि, एक सेकेंड, ओके, ठीक है, मेरा हाइलाइटर आ गया। ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बोल्ड में दिए हैं। भाई बोल्ड में दिए हैं तो मतलब एक तरह से इम्पॉर्टेंट है, तभी तो बोल्ड में दिए ना, उन्हें नहीं देते बोल्ड में। भाई 4 पेज तो हमारे पहले भर दिए, है ना। 1 2 3, 3 पेजेस हमारे पहले भर दिए। तो वो चाहते कि आप इस पे ध्यान दो, तो इसी से तो क्वेश्चंस बने। तो वो देख लेते हैं क्या है। तो जो दो क्वेश्चंस हैं, तो वो दो क्वेश्चंस बने। क्वेश्चन नंबर 1 कि भाई नेम टू बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। मैटर के दो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं उसके बारे में बताओ। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बना नेम द बेसिक और स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। मैटर क्या हो गया, कोई भी चीज़ जो स्पेस घेरती है ना। ऐसे बात कर, तो कोई भी चीज़ जो स्पेस घेरती है उसे मैटर कहता है। तो इसके आंसर्स क्या हैं। आंसर नंबर 1, ये मैंने ये बताइए क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं। आपको पहले एटम्स मॉलिक्यूल्स ये आपने सुना हुआ है, बट अगर आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं कि जिनके आंसर ही है, तो आपको आता भी होगा, आप लिख नहीं पाओगे। तो आंसर नंबर 1 का है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। और आंसर 2 है नेम द बेसिक और स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। तो वो है एटम। एटम इज द बेसिक और स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। तो ये भाई इसके साथ हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है चैप्टर का वो ओवर हो गया है। ठीक है। अब थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो 1.1 में है वो एक बार देख लेते हैं। 1.1, तो जैसा आप देख सकते हो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री वाला पार्ट है, ज़्यादा नहीं है, हाफ पेज है। तो इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं लिखवा देता हूँ। तो ज़्यादातर ये उसी से आना है। तो वापस नोटबुक पे आ जाते हैं। सेक्शन जो है वो चेंज कर लेते हैं। हेडिंग है हमारी
1.1 इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात की जा रही है। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात की जा रही है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि कुछ भी याद करें तो क्यों कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए। तभी तो हमने यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे ना। ये देख रहे हो, जब हमने ये इंट्रोडक्शन पार्ट करना शुरू किया था तो हमने ये ऑब्जेक्टिव लिखा था कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं हम इसको। तो वैसे 1.1 भी कर रहे हैं तो उसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, क्यों कर रहे हैं हम उसको, तो हम वो भी लिखेंगे। तो लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इसको करने का, हम क्यों कर रहे हैं। वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड अंडरस्टैंड द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो केमिस्ट्री है उसका हमारी जो लाइफ की जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उस पर क्या इफेक्ट आता है। तो इसमें एक बस 4 पॉइंट्स हैं हमारे, वो जो आधा पेज था उससे 4 पॉइंट्स निकले इंपॉर्टेंट। और वो क्या है भाई, एक तो जो कैंसर थेरेपी की जो मेडिसिन होती है, ठीक है, ये नीट नीट के एग्ज़ाम में आ चुका है ये। सिस्प्लाटिन एंड टैक्सोल आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी में ये सिस्प्लाटिन एंड टैक्सोल जो हैं ये इफ़ेक्टिव होते हैं। और जो एड्स के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए कौन सी दवाई होती है, AZT, एजिडो थायमाइडिन is used for helping AIDS patients। ठीक है। और ये वाली इन्फॉर्मेशन शायद आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी होगी, है ना। और ये काफ़ी सारे जो GS का जो सेक्शन होता है कुछ एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो उनमें ये आ चुका है। और वो क्या है, इन्वायरमेंटली hazardous रेफ्रिजरेंट्स जो होते हैं लाइक CFC। जो ये CFC की फुल फॉर्म काफ़ी में पूछी गई है, या फिर ऐसे पूछा कि भाई इनमें से ओजोन डिप्लीटिंग जो केमिकल्स हैं वो कौन से हैं। तो इसका मतलब होता है क्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है तो वो उसको डिप्लीट करते हैं। और ये लास्ट पॉइंट ओजोन से रिलेटेड ही है, ओजोन से नहीं, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, ग्रीन हाउस गैसेस पहले याद होगा तो बढ़िया है, नहीं है तो देख लो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है।
जिनमें जनरल स्टडीज़ का सेक्शन होता है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ईटीसी एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये तो हो गया जी हमारा आज का काम। तो आज हमने क्या क्या, आज तक हमने क्या क्या कर दिया। आज हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया, तो बुक पे आ जाते हैं। बुक पे आ गए, पे आ गए तो हमने स्टार्टिंग से आते पहले हमने कितना डिस्कस कर लिया। जो हमारा चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उससे हमने ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट चल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री वाला पार्ट चल रहा है, हमने वो कर लिया। ठीक है, एंशियंट इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है केमिस्ट्री में, हमने वो भी कर लिया। देन उसके अलावा हमने ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है 1.1 वो कर लिया। तो अब कल क्या करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, हम नेक्स्ट क्लास में हम आ जाएंगे इस पे 1.2 नेचर ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि जैसे ये नेचर ऑफ मैटर वगैरह है, ये तो चल रहा है हमारा 1.2 में, फिर ये 1.3 में फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट मोस्ट प्रोबेबल हम इसको स्किप कर देंगे। क्यों स्किप कर देंगे? क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे एक फिज़िक्स से रिलेटेड भी हम क्लासेस या लेक्चर जो हैं वो अपलोड कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है, जो न्यू बुक है, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है फिज़िक्स का, वो इन्हीं सब चीज़ों की बात करता है कि जैसे मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, ये सेम डिट्टो डिट्टो, ये क्या कहते हैं, टेबल वहाँ भी डली हुई है। ठीक है, सेम ऐसे ये भी सेम ही है, ये सेम है, सारा ऐसे ही डला हुआ है। ठीक है, प्रीफिक्सेस नहीं है, तो ये तो हम देख लेंगे। और बाकी ये हम देखते हैं, या तो हम यहीं पे कर लेंगे या जो फिज़िक्स की जो क्लास है हम उसमें कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्लान है अभी का। और बाकी जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था, अगर आप खुद रिवीजन कर सकते हैं बढ़िया है, नहीं तो आपको किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी रिवीजन में। रिवीजन इस सेंस में नहीं कि जगह जगह से नोट्स इकट्ठा कर लिए और उसको कर लिया, बट इस सेंस में कि एक हैबिट क्रिएट होनी चाहिए कि इस टाइम पे मैं डेली रिवाइज करूँगा जो भी मेरा डेली वर्क हुआ है, एंड देन उसके बाद मैं वीकली रिवीजन भी करूँगा संडे, एंड देन उसके बाद जब मेरे चैप्टर ओवर हो जाएगा तो मैं चैप्टर का रिवीजन भी करूँगा। अगर आप खुद कर सकते हैं बढ़िया है, नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि मैं करवाऊँ आपको, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज लीव कर दीजिएगा। और एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं कि जैसे जो कंटेंट है ये ऐसे ही डेली आता रहे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ताकि यूट्यूब इसको एज अ रिकमेंडेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, तो एटलीस्ट जो चैनल को रनिंग रखने का कॉस्ट है वो तो निकल जाएगा, वरना अभी तो सब कुछ टोटल लॉस ही है। और एक और चीज़, जैसे जो पीडीएफ नोट चाहिए आपको, अगर इसके जैसे मैं जो भी लिख रहा हूँ, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप साथ के साथ लिख लो, या तो आप ऐसा करो कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दो, और मेंशन कर दो कि आपको नोट चाहिए। मैं चाहे तो गूगल ड्राइव से हो सके, चाहे ईमेल से हो सके, मैं आपको डेली के नोट्स प्रोवाइड करता रहूँगा। बट एक चीज़ है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो नोट्स होंगे वो डेली होंगे, तो आपको पिछले नोट्स रीड कर देने हैं और नए नोट्स उसमें डाल देने हैं जब भी आपको साथ में मैसेज आए। क्योंकि लास्ट में क्या होगा, लास्ट में भी आपको नोट्स मिलेंगे, है ना। लास्ट में जो आपको नोट्स मिलेंगे वो चैप्टर वाइज मिलेंगे, सब कुछ कंपाइल कर दिया होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिजिक्स की वीडियो भी देख लेना। तो ये आज की हमारी वीडियो 2 थी। टाइमिंग्स रहेंगे 4 PM मंडे टू सैटरडे, 45 मिनट्स, या उससे अगर थोड़ी ज़्यादा हो गई तो अलग बात है। केमिस्ट्री की क्लास जो है वो, उसकी वीडियो जो है वो लाइव हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी, एंड 8 o'clock 8 PM पे फिज़िक्स क्लास पब्लिश हो जाएगी, लाइव हो जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए
बाय बाय।